नमस्कार, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ व्हाट डज दिस डेटा से। आज का जो एपिसोड है वो है पुलिस एनकाउंटर के बारे में, जो कि थोड़ा सा भावुक हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है और कहीं पे ये हमारी पुलिस पर एक सवालिया निशान भी छोड़ता है। इस एपिसोड के बीच में या बाद में मैं आप सबसे 2 सवाल पूछूंगा। कृपया उनका जवाब जरूर दीजिएगा, इसलिए बेहतर होगा कि ये आप एपिसोड एंड तक देखें। ये 2 सवाल का जवाब मैं टैबुलेट करूंगा और ये देखेंगे कि जनता क्या सोचती है पुलिस के बारे में और क्या उनके इनएक्शन को रेटिफाई करती है, किस तरफ को रेटिफाई करती है। पिछले 1 हफ्ते से एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है वीसी सजनार, वो सुर्खियों में बने हुए हैं। अगर आपको याद होगा 2019 में एक रेप एंड मर्डर केस हुआ था जिसका नाम दिया गया था दिशा मर्डर केस। उस केस में उस समय वीसी सज्जनार, जो कि हैदराबाद साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने कहा जाता है, ऐसा कथित है कि उन्होंने कल्प्रिट्स का, जो क्रिमिनल्स थे, उनका एनकाउंटर किया था। 19 नवंबर 2019 का घटनाक्रम कुछ ऐसा था। जो विक्टिम लड़की थी वो शाम को 6 साढ़े 6 बजे निकली थी अपने ऑफिस से घर आने के लिए अपनी व्हीकल पर, जो कि शायद एक स्कूटी थी। ये जगह आउटस्कर्ट्स में थी, वो जो हैदराबाद एयरपोर्ट के पास एक टोल गेट है वहां पर गई। वहां शायद उसका व्हीकल जो है पंक्चर हो गया। 3-4 लड़के आए, उन्होंने मदद ऑफर की और इसी दौरान उसे पकड़कर साथ के सुनसान इलाके में ले गए, जहां जबरदस्ती की और बाद में उस लड़की को मार दिया गया। ये करने के बाद वो चारों लड़के फरार हो गए। अगले दिन वो पुलिस ने उन चारों को पकड़ लिया अलग अलग जगह से। उनको एक पुलिस स्टेशन में लेके आए, वहां पे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। लेकिन कहा यह जाता है कि स्टेटमेंट रात को 10 बजे रिकॉर्ड किया गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी डिटेल 5 बजे ही सज्जनार साहब ने दे दी थी। रात को पुलिस टीम, जिसमें ये कमिश्नर भी थे, वो क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए इन चारों को उस जगह पर लेके गए और ये कहा जाता है कि वहां जाके इन चारों ने पुलिस वालों के हथियार छीनने की कोशिश की और भागे, और इसलिए उन चारों को गोली मार के उनको मार दिया गया। ये पुलिस का स्टेटमेंट है। इस घटना के बाद काफी ह्यू एंड क्राई मचा। कुछ एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन के अंदर एक कमीशन गठित किया जिसके हेड थे जस्टिस वी.एस. सिरपुरकार, और उसमें जो है हाई कोर्ट की जस्टिस रेखा सुंदर बलदोता और फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर डी.आर. कार्तिकन, ये 3 मेंबर की टीम बनाई। वो तब से इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और उसी चक्कर में अब जो है उन्होंने वीसी सज्जनार और इनकी टीम की क्वेश्चनिंग की शुरू की है। कहा जाता है कि 160 क्वेश्चंस बने हैं जो कि सज्जनार जी को जवाब देना है, और अभी तक कुल 38 के वो जवाब उन्होंने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कमीशन के क्वेश्चनिंग के दौरान उन्होंने जब ये क्वेश्चन पूछा कि आप वहां पे शाम को 7 बजे एयरपोर्ट पर क्या कर रहे थे, तो उसके जवाब में वीसी सज्जनार ने कहा कि मैं उस वक्त वहां गया था ट्रैफिक स्टडी करने के लिए। अब जो लोग हैदराबाद एयरपोर्ट जानते हैं वो उन्हें पता होगा कि ये जगह शहर से बहुत दूर है और वहां पे ट्रैफिक की फिलहाल कोई समस्या नहीं है, which warrants the commissioner of a city to go and study the traffic at 7 PM in the evening. 2008 और 2019 के बीच में तेलंगाना में 12 एनकाउंटर किलिंग्स हुई हैं। वीसी सज्जनार 2008 में वारंगल के एसपी थे। उस समय वहां लड़कियों पर एक एसिड अटैक हुआ था। इन्होंने जो कल्प्रिट्स थे उन्हें गिरफ्तार किया और उनका भी वहां पर एनकाउंटर हो गया था, और ये कह के कि वो
जो ऑफिसर उन्हें पकड़ के ला रहा था उन्होंने भागने की कोशिश की और इसलिए गोली से उन्हें मार दिया गया। तो ये भी जो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन है, और जब उन्होंने पूछा कि क्या आप एक एक्सपर्ट एनकाउंटर किलिंग में एक्सपर्ट हैं, तो उनका जवाब था कि एनकाउंटर किलिंग क्या होता है मेरे को नहीं पता। So at present the police is playing tough with the Supreme Court Commission. इस दौरान वीसी सज्जनार का प्रमोशन हो गया है, वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी बन गए हैं और फिलहाल उनकी पोस्टिंग कर दी गई है तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एमडी के पद पर। इस एनकाउंटर किलिंग के बाद पब्लिक ओपिनियन पुलिस के साथ रहा था और काफी उसमें सेलिब्रेशंस हुए थे। काफी लड़कियों की कॉलेज में भी जैसे आप देखेंगे ये सेलिब्रेशंस हुआ था और जनरल पब्लिक इनफैक्ट पुलिस के साथ थी और इनकी काफी उस समय तारीफ की गई है। नाउ लेट अस लुक एट सम डेटा रिगार्डिंग रेप्स इन इंडिया। ये डेटा मैंने एनसीआरबी से लिया है पिछले 10 सालों का। 2004 से लेकर 2021 तक का ये डेटा है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो रेप केसेस हैं वो बड़े धीरे धीरे बढ़ रहे थे सन 2012 तक, ऑलमोस्ट स्लो लीनियर ग्रोथ, और उसके बाद सडनली 2012 के बाद एक जोर का जंप आया और उसके बाद ये ऊपर नीचे जाते रहते हैं। आज पिछले साल यहाँ पे थोड़ा सा कम रिपोर्ट हुए हैं। Please note that this is the total number of cases reported, जो केस रिपोर्ट हुए हैं। कितने एक्चुअल में होते हैं इसका डेटा एनसीआरबी के पास नहीं है। 2012 में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद सडनली रेप केसेस बढ़ने लगे। मैं आपको याद दिला दूं कि 2012 में निर्भया केस हुआ था, जिसके बाद बहुत सख्त कानून आए थे और जनता का भी प्रेशर था, देयर वाज एनॉर्मस पब्लिक प्रेशर, और उसके बाद एक हिम्मत सी भी बंधी थी विक्टिम्स को रिपोर्ट करने के लिए और पुलिस भी लीनियंट हो गई थी। उससे पहले पुलिस लिखती ही नहीं थी रेप केसेस अगर आप थाने में जाएं। तो पब्लिक प्रेशर की वजह से पुलिस में भी बदलाव आया और हमारे प्रोसेसेस भी चेंज हुए। इसीलिए सडनली 25,000 केस जो 2012 में थे वो 2013 में जंप कर गए ऑलमोस्ट 34,000। पिछले साल 2020 में हिंदुस्तान में 28,153 रेप केसेस रिपोर्ट किए गए थे। उसमें से सबसे ज्यादा 19% राजस्थान में रेप्स रिपोर्ट हुए थे। अब ये रिपोर्टेड केसेस हैं, ये वाकई में इतने हुए या बाकी स्टेट अंडर रिपोर्टिंग कर रही हैं ये पता नहीं है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसमें 9.9% जो है रेप्स हुए थे। पहली 5 स्टेट्स, द टॉप 5 अकाउंट फॉर 50% ऑफ द रेप केसेस रिपोर्टेड इन द कंट्री। वो है राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आसाम। ग्राफिकली मैं आपको दिखा दूं इंडिया में रेप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सबसे ज्यादा जो रेड कलर है वो है राजस्थान और यूपी, जहां पे विच अकाउंट फॉर मोर देन 10% ऑफ द नेशनल टोटल। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र विच आर इन 6 to 10% रेंज में है। उसके बाद ब्राउन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा एंड हरियाणा विच अकाउंट फॉर 4 to 6। Then you have the lighter colors which are 2 to 4 and 1 to 2%. Green is almost 0. तो नॉर्दर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रेप परसेंटेजेस आर वेरी वेरी लो। यहाँ पे 2 स्टेट्स तरह जो है थोड़ा सा देखने पड़ेगा। एक तो है बिहार। बिहार में रेप केसेस बहुत कम रिपोर्ट होते हैं अभी भी। अब ऐसा हो नहीं सकता कि बगल में उत्तर प्रदेश जो कि टॉप पर है इस क्राइम में और आप बॉर्डर पास करके 5 किलोमीटर बिहार में आए और वहां पे सडनली जो है वो कल्चर चेंज हो जाता है। तो आई गेस, दिस इज माय पर्सनल गेस, दैट बिहार इज अंडर रिपोर्टिंग केसेस। एक है केरला। केरला
रादर हाई, जहां वहां पे लिटरेसी रेट हाई होते हुए भी और वहां पे महिलाओं की परसेंटेज ज्यादा होते हुए भी दैट इज डिस्टर्बिंग कि वहां पे भी रेप केसेस काफी ज्यादा हैं। सिमिलरली चंडीगढ़ और दिल्ली, ये भी दो जो यूटी और स्टेट्स हैं, यहाँ पे भी उनकी पॉपुलेशन के परसेंटेज में रेप्स बहुत हाई होते हैं, which only shows that this bimari, this illness has nothing to do with the literacy level of the country. The next chart shows rapes per lakh of the female population. तो per lakh कितने रेप्स होते हैं किस स्टेट में? ये राजस्थान अगेन टॉप्स हियर, बट नंबर 2 पर जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ पे चंडीगढ़, दिल्ली, आसाम, हरियाणा एंड हिमाचल, दीज आर द टॉप 5 स्टेट, विच इज रादर शॉकिंग। ये ओवरऑल फिगर देख के नहीं पता लगता है, बट जब आप इसको पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो आपको ये पता चलता है कि कहां पर ये ज्यादा प्रॉब्लम है। अब चंडीगढ़ एंड दिल्ली आर हाईली लिटरेट सिटीज एंड हाईली सिक्योर, यहाँ पुलिस वगैरह भी बहुत तैनात है, बट फिर भी यहाँ पर रेप परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज अमंग द हाईएस्ट। यहाँ पर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डू यू थिंक द पुलिस आर जस्टिफाइड इन कैरिंग आउट such extrajudicial killings, especially in cases of rape? जहां पे रेप हुआ है वहां पे क्या आप सोचते हैं कि पुलिस को ये अपने हाथ में कानून लेकर कल्प्रिट्स को मार देना चाहिए? दूसरा भाग आगे पूछूंगा। मैं अब 3 केस आपको याद दिलाऊंगा जो कि रिलेटेड टू रेप हमारे कंट्री में काफी फेमस हुए थे। वैसे तो कई हैं, बट मैं 3 का जिक्र यहाँ करूंगा फ्रॉम द एंगल के इनको जुडिशरी, हमारी जो लीगल सिस्टम है, वो कितना टाइम लेती है इन कल्प्रिट्स को सजा सुनाने में। अगर आपको याद होगा 1978 में गीता एंड संजय चोपड़ा बच्चे थे, उनको किडनैप किया गया था, जो कि बाद में बिल्ला रंगा केस के नाम से भी जाने लगा था। कुलजीत सिंह और जसबीर सिंह, इन्होंने उन्हें किडनैप किया था रैंसम के लिए, बट जब उन्हें पता चला उनके पिताजी नेवल ऑफिसर हैं, उन्होंने लड़की का रेप करके और दोनों बच्चों को मार दिया था। ये दिल दहलाने वाला केस हमें आज, ये घटना हुई थी 26 अगस्त 1978 को। हमारा लीगल प्रोसेस ने 3.5 साल के अंदर सजा सुनाई, दोनों को फांसी की सजा हुई और 31 जनवरी 1982 को दोनों बिल्ला रंगा को फांसी चढ़ा दी गई। मेरे हिसाब से ये बहुत ही फास्ट ट्रैक केस था, बहुत जल्दी इसमें डिसीजन लिया गया था और उस समय भी पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब ये केस बिल्कुल ही फर्क है। 1996 केरला सूर्यनेली सेक्स स्कैंडल, अगर आपको याद होगा, वहां पे एक 16 साल की लड़की को एक बस वाला उठा ले गया था, करीब महीने से ऊपर उसने अपने पास रखा और इसमें 40 लोग अक्यूज हुए थे इस केस में। 2 सितंबर को स्पेशल कोर्ट की जजमेंट आई 2000 में, यानी कि 4 साल बाद 35 लोगों को गिल्टी पाया गया, उनको सजा दी गई। 12 जुलाई 2002 को जो प्राइम अक्यूज था उसको गिल्टी घोषित किया गया, उसको जेल हुई, लेकिन बाद में वो बेल पर, कुछ ही महीने बाद उसको बेल हो गई और वो बेल जंप कर गया। 20 जनवरी 2005 में हाई कोर्ट में ये केस गया, उन्होंने सबको एक्विट कर दिया, 35 के 35 लोगों को। और जनवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर रिपील किया हाई कोर्ट का, दोबारा से सुनवाई करने को उनको बोला। 4 अप्रैल 2014 को केरला हाई कोर्ट ने 7 लोगों को एक्विट करा और बाकियों को सजा सुनाई गई। वो सब अब जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है। 25 साल इस केस को हो गए हैं और अभी तक भी ये केस क्लोज नहीं हुआ है। इसमें बीच बीच में पॉलिटिशियंस के भी नाम आए, अगर आपको याद होगा उस समय
लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पीजे क्यूरियन का भी नाम आया था, जो कि प्राइम अक्यूज ने लिया था और बाद में उसने वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट की थी। तो तरह तरह के इसमें जो है लीगल एंगल्स बनते जा रहे हैं और इतनी देर हो गई है कि द केस हैज इवन लॉस्ट इट्स रेलेवेंस फॉर एवरीवन। ना इसमें पब्लिक को इंटरेस्ट है और शायद ना ही उस अब लड़की को इंटरेस्ट है इस केस में। 2013 शक्ति मिल्स गैंगरेप केस, ये एक रिलेटिवली रीसेंट केस है जहां पे एक फोटोग्राफर लड़की और उसका फ्रेंड जो शक्ति मिल्स कंपाउंड है बॉम्बे में, वहां पे गए थे। वहां पे 5 और लड़के आ गए, उन्होंने उस लड़की के दोस्त को मारा और फिर उसका रेप किया। 5 के 5 जो हैं वो पकड़े गए, उसमें से कई रिपीट ऑफेंडर्स भी थे। 3 में से 5 लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई 2014 में। उसके बाद उनके लॉयर ने अपील किया कि ये सेक्शन उन पर लागू नहीं होता है। सेक्शन 376E के खिलाफ उन्होंने अपील की। डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने जून 2019 में ये डेथ पेनल्टी अपहेल्ड की हुई है। बाकी इसमें कुछ जुवेनाइल भी निकले थे और उनका अलग से करेक्शन रिमांड होम में उन्हें भिजा दिया गया है। एग्जीक्यूशन इन 3 लोगों का अभी भी पेंडिंग है। 8 साल हो गए हैं एंड वी कीप काउंटिंग। इस केस, ये वही केस है जिसके बाद मुलायम सिंह ने ये कमेंट किया था, तो बच्चे होते हैं, ऐसे नहीं मारना, उन्हें मारना चाहिए। एंड में मैं कुछ कोट करूंगा मार्कंडे काटजू, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनका एक आर्टिकल पर। वो कोट करते हैं आर्टिकल 21, जिसमें कहा जाता है कि नो पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिश्ड लॉ। एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फेक एनकाउंटर्स बाय द पुलिस आर नथिंग बट कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स एंड दोज कमिटिंग देम मस्ट बी गिवन डेथ सेंटेंसेस, यानी कि पुलिस वालों को भी डेथ सेंटेंस देना चाहिए। ट्रिगर हैप्पी पुलिसमैन who think they can kill people in the name of encounter and get away with it should know that the gallows await them। फांसी उनका इंतजार करती है। और लास्ट में मैं जस्टिस A.N. मुल्ला, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनका एक स्टेटमेंट पढ़ के ये प्रोग्राम अब खत्म करूंगा। I say this with all sense of responsibility. There is not a single lawless group in the country whose record of crimes comes anywhere near that of a single organized unit called the Indian Police Force. Policemen in general, barring a few, seem to have come to conclusion that crime cannot be investigated and security cannot be preserved by following the law, and it can only be achieved by breaking or circumventing the law. आपको जो जस्टिस देनी है वो जल्दी देनी है, तो आपको लॉ तोड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं लास्ट में आपको सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं कि ये बोलना तो बहुत इजी है हमारे लॉयर्स के लिए और जजेस के लिए, बट कहीं पे क्या हमारा लीगल सिस्टम भी इसके लिए दोषी है? क्योंकि इतना टाइम लगता है केसेस में और खासकर लॉयर्स अजीब अजीब पेचरे लाते रहते हैं, तो ये केसेस कभी डिसाइड नहीं होते हैं और विक्टिम्स जो हैं वो सालों साल वैसे ही बैठे रहते हैं। तो ये अब आपको जजमेंट देनी है कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। नमस्कार।